हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस भारती भवन में आज हम क्लास 9th का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इससे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वो भी हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो हम आज बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। यानी कि हमको एक उदाहरण भी देना है पदार्थ का और परिभाषा भी लिखना है। तो इसका परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। क्या? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल ले ले तो लकड़ी एक पदार्थ है, कागज़ एक पदार्थ है, बर्फ पदार्थ है, जल ये भी पदार्थ है, इत्यादि। अगर ये जो आप पेंसिल देख रहे हो ये भी एक पदार्थ ही है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अगर लिखना होगा तो फिर आप लोग लिख सकते हैं, ये वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा करें। यानी कि द्रव्य का परिभाषा देना है उदाहरण के साथ। तो देखिए कि द्रव्य का परिभाषा, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जो कि बताए थे ये जल क्या है? द्रव्य है। तो ये द्रव्य एक पदार्थ का क्या है? पदार्थ है, जो कि पदार्थ में लिए थे, जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता में पदार्थ के अन्य प्रकारों के विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो चीनी एक द्रव्य है, चीनी एक द्रव्य है। वैसे कहा जाए तो ये ठोस भी है। तो खैर चीनी एक द्रव्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है ठोस एवं द्रव्य में कोई 3 अंतर बताए। ठोस और द्रव्य में हमको अंतर बताना है, कितना? 3। तो पहले ठोस द्रव्य देख लेते हैं। ठोस का पहला, ठोस पदार्थ के आकृति निश्चित होता है। यानी ठोस पदार्थ का जो आकृति होता है वो निश्चित होता है। ये पेंसिल क्या है? ठोस पदार्थ है, इसका आकृति क्या है? चेंज नहीं होता है, एकदम फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ओके, द्रव की बात कर ले तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है। द्रव का जो आकृति होता है वो अनिश्चित होता है। आप जहाँ पे रखेंगे वो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, है ना, होता है। सेकंड नंबर ठोस देख लीजिए। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि ठोस में जो है बहाव, जैसे कि जल में होता है, चल यहाँ रखोगे तो ये बह के यहाँ तक आ जाता है, तो उसमें बहाव की स्थिति नहीं होती। ये जो पेंसिल है ये क्या है? ठोस है। इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या यह बह करके यहाँ चल जाएगा? नहीं ना। तो अब यहाँ पे सेकेंड नंबर देखिए कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है। यानी द्रव्य जो होता है उसमें बहाव होता है। आप यहाँ पे एक जल गिराओगे या पानी गिराओगे तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा या बह करके, तो बहाव होता है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। ठोस पदार्थ के द्रवनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं और वही चीज़ द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। यानी द्रव और क्वथनांक की बात कहा जाए तो ठोस में उच्च होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। और वही द्रव में बात करें तो द्रवनांक और क्वथनांक जो है वो हमेशा कम होता है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या, ऊर्ध्वपातन क्या है? किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। इसका देना है। तो देख लीजिए इसका क्या बनेगा। ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाती है। यानी ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ जो होता है उसको गर्म करने पर, ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव में न परिवर्तन होकर सीधे वाष्प हो जाता है। द्रव में परिवर्तन यानी कि कोई भी ठोस होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले ठोस में
परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं कह रही है, वहाँ कहने का मतलब ये है कि ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो वो क्या करता है, द्रव रूप में परिवर्तित हुए, मतलब कि द्रव रूप में परिवर्तन नहीं होता है, सीधे क्या हो जाता है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव के रूप में परिवर्तित हुए सीधे ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और वही चीज़ को क्या किया जाता है कि वाष्प को जो है यानी गैस को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो जल में परिवर्तन नहीं होता है, सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कपूर, ये सब क्या होता है, जल में परिवर्तन नहीं होता है। इसको अगर गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, और वही वाष्प को अगर ठंडा कीजिएगा तो डायरेक्ट इसमें ठोस में परिवर्तन हो जाता है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? तो वह ताप जिस पर, यानी हिमांक, द्रव के हिमांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है तो द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर 6 नंबर में लिखा हुआ द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी द्रवणांक पर किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी द्रव कहा जाए तो किसी भी पदार्थ जो कि ठोस हो, ठोस पदार्थ को जो है, ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन किया जाता है तो जितनी ऊष्मा अवशोषित उसमें होता है उसे द्रवणांक की या द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे आए। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या कह रहा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? यानी हमसे कह रहा है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि वाष्पन से जो है ठंडक उत्पन्न होता है, यानी ठंडा उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर देखिए कि वाष्पन की क्रिया द्रव्य के सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप क्या होता है, कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। उदाहरण अगर दिया जाए तो अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखें। अपने हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखें। स्पिरिट आज के डेट में जो है सैनिटाइज़र बहुत चलता है। आज के डेट में सैनिटाइज़र को ले लो, स्पिरिट ले लो, ईथर ले लो, इसको रखना है 1 या 2 बूंद। हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। तो इस पे को जो है हम अपने हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है कि हम ठंडक महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रव्यों का वाष्पन होता है, यानी कि इन द्रव्यों का जो वाष्पन होता है, ये वाष्पन होता है हमारे हथेली पर। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है, अतः हथेली ठंडी हो जाती है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट
9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, संघनन क्या है, संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है, गैस का संघनन किसे कहते हैं, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव्य रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। यानी संघनन क्या है, तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव्य रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। अब हम जान लेते हैं गैस का संघनन कैसे किया जाता है। ओके, तो देखिए कि गैस का संघनन कैसे किया जाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे आंतराणविक स्थान घट जाता है। ऐसा होने से गैस के कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में है वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो वाष्पन को और क्वथन को अलग अलग किए हैं। तो जिसके वाष्पन में पहला अंतर देखिए कि यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। क्या, वाष्पन। अब क्वथन की बात कर ले तो क्वथन की बात देख लीजिए, यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब दूसरा देखिए, यह यानी वाष्पन का सेकंड अंतर, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। उसी बात क्वथन की कर ले तो यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलते हैं। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन 12 नंबर पे आ चुके हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। यानी आप देखे होंगे ये ठोस है, इसका जो आकृति है और आयतन है वो एकदम निश्चित होता है, जिस तरह से बना है उसी तरह बना होता है। वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थों के कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना दूर ही जा सकते हैं। इसके बीच की जो कण है ये ना ही निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं। अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण से उसका आयतन स्थिर होता है। आयतन और आकृति क्या होता है, स्थिर होता है। तो अब जो है हमारा अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है द्रव का वाष्पन कैसे होता है। यानी कि जल का जो है वाष्पन होता है वो कैसे होता है। देखिए, द्रव के कण अनवरत गमन करते रहते हैं। यानी कि एक छोटा सा बर्तन समझ लीजिए, इसमें कुछ जल रखे हुआ है, ठीक है। तो इस जल में जो कण होते हैं छोटे छोटे वो हमेशा गमन करते रहते हैं, इधर से उधर करते रहता है। ओके, तथा परस्पर टकराते रहते हैं
और ये कण जो है आपस में हमेशा टकराते रहते हैं, इससे ये टकरा, इससे ये टकरा, इससे टकरा, यानी कि बराबर टकराते रहता है। ओके, वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं, और इसको अगर वायु में छोड़ दिया जाए तो इसका जो ये कण है वो वायु के कणों से भी टकराते रहता है। ओके, ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। यानी इसको खुले छोड़ देने पे ये बाहरी जो वायु का जो कण है वो इतने इसमें टकराव करती है कि इसका जो कण का आयतन है वो खत्म हो जाता है, आकर्षण बल जो होता है वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। फलतः यानी इससे ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तन होकर वायु में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो कण है इसकी तो आकर्षण बल खत्म हो गया, तो ये क्या होता है कि इस धीरे धीरे ये कण ऊपर की ओर चले जाता है, यानी वायु में मिलने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, वाष्पन होता है, द्रव का वाष्पन होता है। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था होता है उसका क्या उपयोगिता है वो बताना है। तो इस अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण के लिए किया जाता है। ओके, प्रदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैस भरी रहती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। यह विशिष्ट रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। यानी कि हमारा कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है नीचे, उसका जो है क्या करना है, कारण बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ देर में ही हो जाता है, और वही ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यानी किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसका जो वाष्पन होता है और इसका जो गैस होता है उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, तो ये फैलने लगता है। ठीक है, अतः गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है। और ये जो है जब ये तेज हो जाता है इसका, तो क्या हो जाता है, ये बहुत दूर तक चला जाता है। 1 मीटर तक हमको क्या कहता है, इसकी गंध जो है महसूस होते रहता है। ओके, ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और वही चीज़ जब ठंडा होता है तो उसका जो क्या होता है कि गति जो है, कणों की जो गति होती है वो तेज़ तो नहीं होती है, तो इसलिए उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ओके, क्योंकि कम तापमान पर कणों की गति कम होती है और अधिक तापमान पर कणों की गति तेज़ होती है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा 2 नंबर, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? यानी कपूर को जब आप जलाएंगे तो वो उसमें कुछ नहीं बचता है, पूरा गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है जिससे वह सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कपूर जो है, इसको जलाने पे
क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि न कि जल में परिवर्तन होता है, डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। और गैस हमको जब परिवर्तन होगा तो हमको दिखेगा ही नहीं। ओके, तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा, गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बर्तन की कण दीवारों पर टकराकर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? तो क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता, तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर ही स्थिर रहता है। यानी कहा जाता है कि गर्म करने पर द्रव जब तक पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक द्रव का ताप जो है क्वथनांक पर ही निर्भर रहता है। ओके, तो अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों? यानी गर्मी के दिनों हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और अन्य वस्त्र नहीं, क्यों? तो क्योंकि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंगों वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 100% में अगर सफ़ेदी वाला वस्त्र जो है 2% अगर अवशोषित करती है, तो अन्य वस्त्र 50% या 10% क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित करती है। तो इसलिए हम लोग जो है सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। यानी कि अगर गर्मी के समय हम अगर सफ़ेद वस्त्र को छोड़ करके दूसरे वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे शरीर से जो है ऊष्मा जो है वो अधिक मात्रा में क्या करता है, अवशोषण करती है वो वस्त्र। और वही चीज़ अगर सफ़ेद वस्त्र पहने तो वो कम मात्रा में अपना ऊष्मा अवशोषित करती है हमारे शरीर से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो इससे आगे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। ओके, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस भारतीय वन चैनल पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय वन बुक से ही टोटल करवाया जाता है, यानी एडुकेशन दिया जाता है। ओके, तो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।